Hi guys, welcome back to my channel. Today we will continue the Foreign Exchange Management Act 1999. इसे हम फेमा एक्ट भी कहते हैं, फेमा एक्ट 1999। इससे पहले वाली क्लास में हमने फेमा एक्ट को डिस्कस किया था कि फेमा एक्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी कुछ डेफिनेशंस की थी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, कौन होता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस किए थे। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको ये आगे से अच्छे से आ जाए। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसे हम मूव नहीं कर सकते, जैसे लैंड। अगर किसी ने इंडिया में प्रॉपर्टी को क्या करना है, एक्वायर करना है, लेना है या फिर ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे, किस कंडीशंस में करेगा? फर्स्ट है एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। कोई पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन है लेकिन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो वो कैसे प्रॉपर्टी इंडिया में एक्वायर करेगा फिर ट्रांसफर करेगा? अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया में एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन और अ फार्म हाउस। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, फार्म हाउस के अलावा। फाइन। आगे नेक्स्ट पॉइंट है बी, ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ट्रांसफर कर सकता है कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में, किसे, जो पर्सन इंडिया में रेसिडेंट करता है उसे कर सकता है। फाइन। और किसको कर सकता है? ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी, फार्म हाउस के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो पर्सन क्या है, इंडिया से आउटसाइड रेसिडेंट करता है लेकिन वो सिटीजन क्या है, इंडिया का है, या फिर क्या है, वो इंडियन ओरिजिन का है, भारतीय मूल का है। भारतीय मूल मतलब कि उसके दादा परदादा इंडिया में रहने वाले थे, इंडिया के सिटीजन थे वो पर्सन। ठीक है। आगे नेक्स्ट है एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन अगर एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजंस, कंडीशंस है? वो भी ऐसे ही एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन के अलावा। फाइन। और कुछ क्या प्रोविजंस है, इसके रूल्स हैं बी पॉइंट में। एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है गिफ्ट के वे में। किससे? उस पर्सन से जो इंडिया में रेसिडेंट करता है या फिर उस पर्सन से जो बाहर रहता है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन का है। ओके। और कैसे एक्वायर कर सकता है? एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वे बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब विरासत के रूप में, पहले से उसकी विरासत में थी तो वहां से ले सकता है, वो उसका हकदार होगा। ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर सकता है? बाय वे ऑफ सेल कर सकता है टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया के रेसिडेंट को कर सकता है सेल। और कैसे ट्रांसफर कर सकता है? एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट और सेल टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो सिटीजन भी होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, और रेसिडेंट भी होना चाहिए। और अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है, बाय वे ऑफ गिफ्ट के वे में दे सकता है किसे, जो इंडिया का रेसिडेंट है, या फिर जो रेसिडेंट आउटसाइड है वो सिटीजन होना चाहिए या इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। फाइन। ये कुछ रूल्स हैं, वही पर्सन क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट किस रिगार्डिंग है, रिपार्टिएशन ऑफ सेल प्रोसीड। जो हमें सेल करने से जो भी पैसे मिले हैं उसको हम कैसे रिपार्टिएट कर सकते हैं? इन द इवेंट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी इन इंडिया, इन प्रॉपर्टी के अलावा कोई पर्सन क्या करता है, सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को इन इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वो पर्सन हो इंडिया ओरिजिन का है। ठीक है। तो ऑथराइज पर्सन, जो डीलर्स है, हमने डेफिनेशन भी किया था पहले वाली वीडियो में कि ऑथराइज डीलर कौन होते हैं। ऑथराइज पर्सन, उनको ये राइट होता है, उनके पास ये ऑथराइजेशन होती है कि वो अलाउ कर सकते हैं, रिपार्टिशन कर सकते हैं हम सेल प्रोसीड का, लेकिन कुछ के कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सी है? फर्स्ट क्या है कि जो हम प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको एक्वायर करा था, जब हम सेल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, वो फॉरेन एक्सचेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिया, वो एक्वायर कराओ। ओके।
या फिर जो हम रिपाट्रिएट कर रहे हैं वो अमाउंट वो ज्यादा ना हो, जो हमने एक्विजिशन कर रही है उससे ज्यादा ना हो, जितनी हम उस सेल से हमें प्रोसीड होगी उतनी ही कर सकते हैं हम। अगर हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं कर सकते, ये कुछ कंडीशंस है। फाइन। आगे किस रिगार्डिंग है कि हम एक्विजिशन या ट्रांसफर कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, तो क्या प्रोविजंस है। कोई भी पर्सन है shall acquire and transfer any immovable property outside India without जनरल स्पेशल परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्पेशल या जनरल परमिशन के अलावा के बिना कोई भी पर्सन ट्रांसफर या एक्वायर नहीं कर सकता प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर। फाइन। अब कैसे एक्वायर कर सकता है वो, गिफ्ट के वे में, इनहेरिटेंस के वे में, हिरासत से, ठीक है, या फिर बाय वे ऑफ परचेज आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके पास थी उससे परचेज कर सकता है, फॉरेन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी थी उसे उसके पास। फाइन। A person resident in India may acquire immovable property outside India। पर्सन इंडिया में रहता है, वो रेजिडेंट है इंडिया का, बाहर प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस के वे में ले सकता है, गिफ्ट ले सकता है फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया के रेजिडेंट के से क्या कर सकता है, गिफ्ट के वे में ले सकता है, और उसने वो प्रॉपर्टी कब एक्वायर की थी, फॉर एक्सचेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक्वायर की होगी जिससे ले रहा है वो। फाइन। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग ओवरसीज ऑफिस, कोई कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, उसके ओवरसीज मतलब दूसरे कंट्रीज में क्या है ऑफिसेज हैं, वो एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बिजनेस के लिए या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उसके जो स्टाफ है उनके रेजिडेंशियल के लिए बस, लेकिन उनके रिजर्व बैंक के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फाइन। ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें फुलफिल करके ही वो एक्वायर कर सकता है। फाइन। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर का हमारा टॉपिक हो गया। आगे है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेक्शन 7। आपको सेक्शन ध्यान रखने पड़ेंगे, सेक्शंस भी आ सकते हैं एग्जाम में आपके, अगर कोई आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। फाइन। अब देखो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स शैल फर्निश टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सच अदर अथॉरिटी अ डिक्लेरेशन इन सच फॉर्म। जो भी एक्सपोर्टर है, हर एक एक्सपोर्टर को, गुड्स के एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक को फर्निश करना पड़ता है या फिर कोई और अथॉरिटी जो डिफाइन की गई है, डिक्लेरेशन फॉर्म, एंड इन सच मैनर में भी स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाइड उनका मैनर है उसमें, कंटेनिंग ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू। और उसमें क्या होना चाहिए, ट्रू और करेक्ट, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसके रिगार्डिंग, जो एक्सपोर्ट करे उसकी वैल्यू, बिल्कुल सही वैल्यू होनी चाहिए। और इफ द फुल वैल्यू ऑफ गुड्स इज नॉट असरटेनेबल एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट के टाइम पर किसी गुड्स की एक्सपोर्ट वैल्यू नहीं डिसाइड की जा सकती है, नहीं पता चल रही, तो क्या करेंगे, द वैल्यू विच द एक्सपोर्टर हैविंग रिगार्ड टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन में, मार्केट में उस गुड्स की क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो एक्सपेक्ट करता है कितनी उसे मिलेगी, एक्सपेक्ट टू रिसीव ऑन द सेल ऑफ गुड्स इन अ मार्केट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की मार्केट में उसे कितने मिल सकते हैं उस गुड्स की वैल्यू, ठीक है, वो उसे फर्निश करनी पड़ेगी रिजर्व बैंक के पास या फिर जो भी अथॉरिटी उन्होंने डिफाइन किया उसको। फर्निश टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सच अदर इन्फॉर्मेशन, और भी इन्फॉर्मेशन उन्हें बतानी पड़ेगी जो उन्हें चाहिए होती है इसके रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट प्रोविजन, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक में फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स और सच रिड्यूस वैल्यू, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, इंश्योर करने की जो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू फिर रिड्यूस, मतलब जो उन्हें ऐसा उन्हें पता था, उन्होंने एक्सपेक्टेड था ये, एज अ रिजर्व बैंक डिटरमाइन हैविंग रिगार्ड टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन इज रिसीव्ड विदाउट डिले, जो भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया वो जो उसके वैल्यू उसे उन्हें मिल जाए विदाउट डिले, ये इंश्योर करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Every exporter of service shall furnish to Reserve Bank or to such other authority a declaration in such form or in such manner as may be specified। जो भी एक्सपोर्टर होगा सर्विसेज का उसे भी क्या करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक को क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर और अथॉरिटी को, डिक्लेरेशन इन सच फॉर्म, जैसे गुड्स की करनी पड़ती है ऐसी सर्विसेज की भी। फाइन। अब इसका प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसका कमेंसमेंट कैसे हुआ था, इस रेगुलेशन में भी कॉल्ड एज
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2015. They shall come into force from the date of their publication in the official gazette. अब इसकी कुछ डेफिनेशन दी गई हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में. फर्स्ट एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है इस एक्ट में? एक्सपोर्ट इंक्लूड द टेकिंग और सेंडिंग आउट ऑफ गुड्स बाय लैंड, कि हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेंडिंग करें, कहीं और भेज रहे हैं, लैंड के थ्रू दूसरी जगह पे, सी के थ्रू समुद्र या एयर, कि हम एयर में बाय एयर भेज रहे हैं, या फिर ऑन कंसाइनमेंट और बाय वे ऑफ सेल, लीज, हायर परचेज, किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू हम क्या करें, भेज रहे हैं दूसरी कंट्री में. ओके, तो उसको क्या करेंगे हम एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है? एक्सपोर्ट वैल्यू इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट बाय वे ऑफ लीज और हायर परचेज और अंडर एनी अदर सिमिलर अरेंजमेंट इंक्लूड द चेंजेस बाय वट एवर नेम कॉल्ड पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ. कि एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है? कि वो वैल्यू जो भी हम लीज कर रहे हैं, हायर परचेज कर रहे हैं, फिर कोई भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसमें जो भी अमाउंट पेबल होगी वो एक्सपोर्ट वैल्यू होगी, हमें पे की जाएगी एक्सपोर्टर को. फॉर्म, जो भी रेगुलेशंस में फॉर्म दिए गए हैं वही नेक्स्ट है. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, ड्राइंग, डिजाइन, कोई भी ऑडियो है, वीडियो है, वो क्या आएगी? सॉफ्टवेयर में आएगी. स्पेसिफाई अथॉरिटी कौन होती है? जो भी अथॉरिटी इसमें बताई गई है. फाइन. हम पढ़ रहे हैं कि डिक्लेरेशन करना पड़ता है जो गुड्स और सर्विसेज का उस एक्सपोर्टर को. डिक्लेरेशन क्या होता है ये देखते हैं कैसे करते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट. डिक्लेरेशन मतलब घोषणा कि हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस वैल्यू पे कर रहे हैं, ये हमें बताना होता है अथॉरिटीज को. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टेकिंग प्लेस थ्रू कस्टम मैनुअल पोर्ट्स, एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर इन फिजिकल फॉर्म और थ्रू एनी अदर फॉर्म. अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैनुअल पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, तो एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स या सर्विसेज का है फिजिकल फॉर्म में या फिर किसी फॉर्म में, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्लेस आउटसाइड इंडिया. इंडिया के बाहर क्या कर रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है, भेज रहा है, नेपाल और भूटान के अलावा अपनी गुड्स या सर्विसेज को सेंड कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अथॉरिटी को जो फर्निशिंग करनी पड़ेगी, जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, जो भी उन्होंने सेट डिसाइड किए गए शेड्यूल उसको, और उसमें से फुल एक्सपोर्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी. अगर फुल एक्सपोर्ट वैल्यू नहीं बताते तो नहीं पता चलते तो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर जो भी एक्सपेक्ट करता है वो बतानी पड़ेगी. डिक्लेरेशन शुड बी एक्सिक्यूटेड इन सेट ऑफ सच नंबर. डिक्लेरेशन जो भी उनके नंबर, सेट ऑफ नंबर है, उनमें बतानी होगी उन्हें. फाइन. अब आगे कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं कि किस पॉइंट्स में उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है. कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं. कौन कौन सी है एग्जम्पशन? फर्स्ट क्या? ट्रेड सैंपल ऑफ गुड्स एंड पब्लिकली मटेरियल सप्लाइड फ्री ऑफ पेमेंट. अगर हम ट्रेड सैंपल देते हैं कई बार गुड्स का, कि अगर सैंपल दे देते हैं, फिर उसका अगर उन्हें पसंद आ गई वो चीज तो हम उन्हें भेजेंगे बहुत सारा माल, ठीक है. तो अगर फ्री ऑफ पेमेंट अगर हम वैसे सैंपल दे रहे हैं तो हमें डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है. पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रैवलर विदाउट अ कमेंट, ठीक है, ट्रैवलर्स के लिए पर्सनल इफेक्ट अगर दिए गए हैं वो उसके लिए भी अगर हमें जरूरत नहीं डिक्लेरेशन फॉर्म की. बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ गुड्स, अगर हमें क्या करना पड़ा है, गिफ्ट के वे में ले रहे हैं. कैसे? देखो, बाय द डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर दे आर नॉट मोर देन 5 लाख. गुड्स अगर गिफ्ट के वे में है, ठीक है, तो हमें अगर उसकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो हमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है. एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन एंड स्पेयर पार्ट फॉर ओवरहेलिंग. अगर हम कोई एयरक्राफ्ट या इंजन या फिर उनको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए? रिपेयर के लिए, कि हम दोबारा इंपोर्ट करेंगे 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, तो हमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है. गुड्स इम्पोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई गुड्स इम्पोर्ट की हमने मंगवाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, किस लिए? री एक्सपोर्ट करने के लिए, हमें कोई सही करना है, कुछ उनको रिपेयर करना है, री एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वहां भी डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है. ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जहाँ हमें जरूरत नहीं होती. द फॉलोइंग गुड्स विच आर परमिटेड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कुछ कमिश्नर है, उन्होंने क्या किया, कुछ परमिटेड जगह बताई है जहाँ क्या है डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फ्री ट्रेड जोन टू बी री एक्सपोर्टेड. अगर दोबारा री एक्सपोर्टेड के लिए क्या कर इम्पोर्ट की गई है. देखो जैसे नेमली इम्पोर्टेड गुड्स फाउंड डिफेक्टिव. कोई भी इम्पोर्ट किया गुड्स डिफेक्टिव पाई जाती है तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, बाय द फॉरेन सप्लायर. इम्पोर्टेड गुड्स फाउंड, जो हमने गुड्स ली थी वो डिफेक्टिव पाई गई है, फॉर द पर्पस ऑफ द रिप्लेसमेंट के लिए हम भेजी है.
ठीक है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है। गुड्स इंपोर्ट किए हैं फॉरेन सप्लायर से कोलैबोरेशन पे लोन बेसिस पे, तब भी जरूरत नहीं है। ठीक है, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ली है, तब भी जरूरत नहीं है। ठीक है, रिप्लेसमेंट गुड्स एक्सपोर्टेड फ्री ऑफ चार्ज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन फोर्स। गुड्स को रिप्लेसमेंट के लिए लिया गया, एक्सपोर्टेड फ्री ऑफ चार्ज, या फिर गुड्स क्या गई आउटसाइड भेजी गई है, किस लिए, रीइम्पोर्ट करने के लिए, तभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहाँ में जरूरत नहीं है। आगे क्या है 5th पॉइंट में, इंडिकेशन ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। जब हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो हमें एक कोड नंबर दिया जाता है। ठीक है, वो कोड नंबर क्या होता है, कैसे दिया जाता है, द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर अलॉटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनके द्वारा दिए जाते हैं। सेक्शन 7 फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग शैल बी इंडिकेटेड ऑन ऑल कॉपीज ऑफ डिक्लेरेशन की, हर एक कॉपी में वो कोड का क्या होता है, शो होता है, वो इंडिकेटेड होता है, वो कोड नंबर हर एक को दिया जाता है। आगे 6 पॉइंट में क्या बताया गया है, अथॉरिटी टू हुम डिक्लेरेशन इज टू बी फर्निश्ड, कि किसको हम डिक्लेरेशन फॉर्म फर्निश करेंगे, देंगे, और किस मैनर में करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, ए पॉइंट, डिक्लेरेशन इन फॉर्म ईडीएफ। ईडीएफ क्या है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। द डिक्लेरेशन इन फॉर्म ईडीएफ शैल बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब टू कॉपीज उसकी कमिश्नर को दी जाएंगी, कस्टम के कमिश्नर को। द डिक्लेरेशन इन फॉर्म, हम ईडीएफ में, ईडीएफ फॉर्म है उसमें डिक्लेरेशन देंगे, घोषणा करेंगे कि हम क्या करें, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देंगे किसको, कस्टम के कमिश्नर को देंगे। आफ्टर ड्यूली वेरीफाई करने के बाद, ऑथेंटिकेट करने के बाद वो क्या करेंगे, कमिश्नर उसकी ओरिजिनल कॉपी तो क्या करेंगे, रिजर्व बैंक के नियरेस्ट ऑफिस में पहुंचा देंगे, और डुप्लीकेट कॉपी किसको देंगे, एक्सपोर्टर को दे देंगे। फाइन। अगर हम सॉफ्ट टैक्स के फॉर्म में डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं, सॉफ्टवेयर का अगर हमने एक्सपोर्ट करना है, द डिक्लेरेशन इन फॉर्म सॉफ्ट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर, कोई सॉफ्टवेयर हमने ऑडियो वीडियो अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है तो हम किस में देंगे, सॉफ्ट टैक्स फॉर्म में डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे। उसकी क्या होगी, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपीज हम देंगे, किसको, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ऑफ फ्री ट्रेड जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। आफ्टर सर्टिफाई ऑल दिस कॉपी, इन कॉपीज को सर्टिफाई करने के बाद सेट जो भी हमने जिनको ऑफिशियल को दिया, ऑफिसर्स को, वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे ओरिजिनल कॉपी तो रिजर्व बैंक को, एंड डुप्लीकेट कॉपी किसको देंगे, एक्सपोर्टर को, एंड ट्रिप्लीकेट शैल बी रिटेन बाय ऑफिशियल फॉर रिकॉर्ड, खुद के ऑफिशियल जो भी ऑफिसर है वो अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। फाइन। नेक्स्ट है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन, कि डिक्लेरेशन की फॉर्म में जो हम एविडेंस कैसे लेंगे उनसे, कि वो चीज हमें पता कैसे लगे कि वो सही ही है। द कमिश्नर ऑफ कस्टम और द पोस्टल अथॉरिटी और द ऑफिशियल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टू हुम डिक्लेरेशन फॉर्म जिनको भी दिया जा रहा है, सबमिटेड किया जा रहा है, तो वो कैसे करेंगे कि एविडेंस कि उनका सही है क्या नहीं है। एक तो पहले वो देखेंगे कि वो पर्सन क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। फाइन। उसके बाद कि जहाँ उसने डेस्टिनेशन बताई है वो प्लेस, वो सही होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी फुल एक्सपोर्ट वैल्यू सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, वो जो उसकी डॉक्यूमेंट्स में है या फिर जो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी में क्या है, सेम होनी चाहिए, गलत अलग नहीं होनी चाहिए, ये वो करेगा चेक। फाइन। आगे नेक्स्ट है 8th पॉइंट में, कि किस मैनर में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस वैल्यू का पेमेंट होती है। Unless otherwise authorized by Reserve Bank, the amount representing the full export value of goods, जो भी अमाउंट रिप्रेजेंट की जाती है फुल एक्सपोर्ट वैल्यू या फिर जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू बताई जाती है, शैल बी पेड थ्रू ऑथराइज डीलर के थ्रू पे की जाती है, डायरेक्टली नहीं दे सकते कोई पर्सन। ठीक है, जो भी रूल्स में रेगुलेशन में बताया गया फेम एक्ट में, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑथराइज डीलर ही ले सकता है या फिर दे सकता है। फाइन। अब आगे नेक्स्ट है पीरियड विद इन विच एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज सॉफ्टवेयर टू बी रियलाइज, ये कितने टाइम में हम उसे ले सकते हैं जो हमारी एक्सपोर्ट की उसकी वैल्यू को, 9 मंथ्स होते हैं। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द, जो भी अमाउंट हमें एक्सपोर्ट वैल्यू गुड्स की सर्विसेज या सॉफ्टवेयर की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है कितने टाइम में रियलाइज होती है, 9th मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, हो जानी चाहिए। लेकिन अगर वो हम फेयर हाउस में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 15 मंथ का टाइम होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट हमने एक्सपोर्ट किया उसके सबमिशन हम कैसे करेंगे, कितने डेज में कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट परटेनिंग टू एक्सपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू ऑथराइज डीलर को हम कब देंगे,
21 डेज के अंदर अंदर देने। फाइन। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट विदाउट prejudice to Regulation 3, an authorized dealer may accept for negotiation or collection shipping document including invoice or bill of exchange covering export from the Constitution, not being a person who has signed in the declaration in terms of Regulation 3, provided that before accepting such document for negotiation or collection, the authorized dealer shall। अब देखो, अब वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कैसे होंगे? जो ऑथराइज्ड डीलर वो सब कुछ चेक करेगा। ठीक है, क्या क्या चेक करेगा वो? कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म में जो भी उसे अमाउंट बताई गई है या फिर जो भी उसके कलेक्शन में है वो सेम होनी चाहिए, डिफर ना हो। ओके, ये यहाँ से वो कंफर्म कर लेता है कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। आगे नेक्स्ट है पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट, कि पेमेंट एक्सपोर्ट की कैसे की जाती है तो हमें पता चल गया, मैनर देख लिया। ठीक है, in respect of export of any goods or service software for which a declaration is required, कोई भी हम एक्सपोर्ट करें गुड्स या सॉफ्टवेयर का जिसमें डिक्लेरेशन की जरूरत होती है रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो रिजर्व बैंक की परमिशन के बिना क्या कर सकता है, सारे इफेक्ट कर सकता है। वो हर एक चीज चेक करती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें करना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। विच इज द इफेक्ट ऑफ सिक्योरिंग दैट द पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज is made otherwise than in the specified manner। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक चीज चेक करती है कि जो पेमेंट हुई है इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई हो और पूरी फुल वैल्यू हुई हो, और जो ये भी डिसाइड देख लेता है, चेक करता है कि जो पेमेंट है डिलेड ना हुई हो, तब जाता पेमेंट इज डिलेड बिफोर द पीरियड। जो भी पीरियड तय गया उसके अगर डिले हुई है वो भी सारा चेक करता है। फाइन। अब सर्टेन एक्सपोर्ट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल, कुछ एक्सपोर्ट कई जगह पर हम एक्सपोर्ट करने अप्रूवल की जरूरत होती है। वो कौन से प्लेसेस हैं? अगर हम एग्रीमेंट करें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फॉरेन स्टेट के बीच में हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और अंडर रूपी क्रेडिट एक्सटेंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन स्टेट शैल बी गवर्न बाय टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है। इशूड बाय ट्रेड कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो भी उन्हें नोटिफाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग होता है। फाइन। आगे नेक्स्ट पॉइंट है 14, डिले इन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट की रिसिप्ट में डिले हो जाती है, मतलब टाइम लग जाता है, तो क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या करता है जो भी अथॉरिटीज हैं वो सब कुछ चेक करती हैं। मैंने इन रिलेशन टू गुड्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट टू विच इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर, जिसमें डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत थी, अब उसमें वो कैसे सिक्योर करेंगे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर जो भी अथॉरिटी है वो सिक्योर करती है, क्या कर सकती है, द पेमेंट देयर जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सोल्ड किए गए उसकी पेमेंट क्या टाइमली पे की जाए। ठीक है, वो हर एक चीज सिक्योर करके करती है काम। एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट कर दिया लेकिन हमें पेमेंट एडवांस मिल गई, उसमें क्या प्रोसीजर होएगा? तो क्या करना पड़ेगा हमें, शिपमेंट कितने 1 साल के अंदर अंदर शिपमेंट करना है उसका। फाइन। द डॉक्यूमेंट कवरिंग द शिपमेंट आर रूटेड थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर के अकॉर्डिंग थ्रू होगा सारा जो भी काम होगा। फाइन। आगे नेक्स्ट 16 पॉइंट में क्या है, इश्यू ऑफ डायरेक्शन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सर्टेन केसेज। कुछ केसेज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, कुछ डायरेक्शन देता है। ठीक है, वो क्या देता है, देखो कि फुल एक्सपोर्ट वैल्यू के बारे में पहले जांचता है कि सही है या फिर जो भी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताई गई वो, और कंडीशंस देखता है कि जो दैट द पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, की जो लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया वो अनचेंजेबल हो, चेंजेबल ना हो। और क्या करता है, डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड टू बी स्पेसिफाइड अथॉरिटी शैल बी सबमिटेड टू ऑथराइज्ड डीलर को क्या कहते हैं सबमिटेड कर दिया जाए। ठीक है, अप्रूवल के लिए ये सब चेक करता है। और जो उसकी कॉपी दैट ए कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड टू स्पेसिफाइड अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी बताई गई है उनको क्या करना चाहिए, उसको कॉपी को डिक्लेरेशन फॉर्म की भेज देना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क 17 पॉइंट में, व्हेन एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज proposed to be made on deferred payment term or in execution of turnkey project or civil construction contract, the exporter shall before entering into any such export arrangement, अगर एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का डेफर्ड पेमेंट में, मतलब धीरे धीरे वो देगा उसकी पेमेंट, और इन टर्नकी प्रोजेक्ट है या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट है, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, अरेंजमेंट उस एग्रीमेंट में एंटर करने से पहले सबमिट द प्रपोजल फॉर द प्रायर अप्रूवल टू अथॉरिटी को पहले क्या करेगा, प्रपोजल सबमिट करेगा। अगर उन्होंने हाँ कर दिया, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा तो वो हाँ कर देंगे,
उनसे पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी इन सब के लिए। फाइन, ये हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का टॉपिक हो चुका है। इसके आगे भी हमारा है रियलाइजेशन के बारे में। इस एक्ट में रियलाइजेशन एंड रिपार्टिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को कैसे करते हैं उसकी क्लास हम इसे आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सबको क्या करें, लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। थैंक यू, टेक केयर।